ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इम्पैक्ट डायलॉग हमारा 9th एडिशन है। इम्पैक्ट डायलॉग से हम ये चाहते हैं कि हमारा फील्ड ट्रिप्स जो था पहले वो सब बंद हो गया है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक की वजह से हम आपके पास नहीं आ पा रहे, हमारे सोशल इन्वेस्टर्स आपको विजिट नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी तरफ से एक कोशिश है कि आपको हमारे किसान भाइयों को बहनों को हमारे सोशल इन्वेस्टर्स के साथ एक डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि वो आपकी कहानियां सुन सके, आपका जो स्ट्रगल्स है, आपका जो इम्पैक्ट है उनकी इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा सुन सके, थोड़ा जान सके। और ऑल्सो फ्रॉम आवर इम्पैक्ट पार्टनर्स जो ग्रामहित इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं यावतमल पे, वो जान सके कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं ये काम। So thank you everyone for joining us on the 9th edition of Impact Dialogues with Gramhit, our impact partner from Maharashtra. And we are joined by Pankaj today. Pankaj is the CEO and co-founder of Gramhit. Gramhit is doing path-breaking work in transforming agricultural, needs and connecting them to the digital world. Pankaj, of course, will talk more about their work, and Pankaj himself comes from an agricultural background, and he has seen the kind of distress, especially Yavatmal, the farmers in Yavatmal have gone through the years, and we are all aware of the distress that they go through there. And he's a graduate from Tata Institute of Social Sciences, and he's also been with the Tata Steel as part of their CSR and Tata Trust, and then he's gone on to start Gramhit. And over to you, Pankaj, if you could just take us through the journey of Gramhit. क्या इंस्पिरेशन था, क्या स्टोरी था ग्रामहित का जब आपने स्टार्ट किया है? और इसके बाद हम चलेंगे अपने भाइयों के पास, अपने दीदी जो ज्वाइन की है उनसे थोड़ा जानेंगे कि पैंडेमिक में उनको क्या जरूरत थी और हाउ डिड द होल पार्टनरशिप हैपन। बट टू स्टार्ट विद पंकज, आप अगर हमें बताएंगे कि ग्रामहित का इंसेप्शन कैसे हुआ था, a little bit background about yourself as well. Thank you so much. थैंक यू डोला, और थैंक यू सभी को जो आज यहाँ पे इस मंच पे उपस्थित है। आई होप कि मेनी ऑफ अस अंडरस्टैंड हिंदी, और बढ़िया। तो मैं हिंदी बोलूँगा तो जो मेरे किसान लोग हैं वो भी समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसलिए आई विल प्रेफर हिंदी। तो ग्रामहित की शुरुआत जो हुई है, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो गांव से, जो भी हमने बचपन से अपने माँ बाप को खेती करते वक्त जो कठिनाई देखी है वो हर दिन देखते थे। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमारा प्रोड्यूस खेत से निकलता था तो खुशी होनी चाहिए थी, बट लेकिन वो खुशी नहीं होती थी। वो हमारे माँ बाप हमेशा और टेंशन में दिखते थे। वो क्यों दिखते थे? क्योंकि उनको जो जितना भी खर्चा आया है खेती का, उसको रीपे करने की जब मनी लेंडर हो या इनपुट सेलर हो, वो जब बात आती थी तो हमेशा वो उनके सामने, उनके माथे पे वो लाइन वैसी की वैसी रहती थी। हमने सोचा कि क्यों ना हम इस विषय पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमने बचपन में देखा कि हम एज एन कॉटन ग्रोइंग फार्मर हियर, यहाँ पे दिवाली के टाइम पे यदि मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि आपको इस दिवाली में हम कपड़े खरीद के देंगे, बट पता चला कि कॉटन घर पे लाया है पिकिंग करके, और वो इनपुट सेलर है या मनी लेंडर हो या कोई आड़तिया है, वो लेके गया है अपने रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वो हमारे माँ बाप की जो इच्छाएं थी वो वैसी की वैसी रह गई, हमें नए कपड़े देने की दिवाली के टाइम पे। और हमेशा इस तरह की निराशा हर साल आती रही। हमें एक सवाल, मैं और मेरी जो को फाउंडर है श्वेता, हम दोनों को भी ये सवाल था कि हम एक कॉटन ग्रोइंग फार्मर होने के बावजूद भी हम अपने अपने माँ बाप क्यों अपने बेटे को या बेटी को नए कपड़े नहीं, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि कॉटन ग्रोइंग फार्मर होके भी नए क्लॉथ नहीं खरीद सकते हैं। दूसरी बात, फूड प्रोड्यूसिंग फार्मर होने के बावजूद भी हम राशन के कतार में खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये जो चीज जो है अंदर से चुभ रही थी। इसीलिए ग्रामहित की वैसे देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन पिछले साल हुआ, लेकिन इसकी जर्नी 10 साल पहले हुई।
हमने यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं थी, पॉलिसीज थी, उसके रिलेटेड एडवोकेसी रिलेटेड वर्क किया, लेकिन लगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, इसको थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप मोड में ले जाने की जरूरत है। तो उस आधार पर जो भी फार्मर्स का जो डिस्ट्रेस सेलिंग होता है, जो हमने अपने बचपन से अपने पेरेंट्स के रिलेटेड देखा है, उसको एड्रेस करने के लिए ग्रामीण की शुरुआत की है। क्या डोलो? जी। और अगर आप पंकज हमें थोड़ा बताएंगे कि ग्राम हित का मॉडल कैसा है। आपने ऑफ कोर्स हमें बताई है, अगर हमें हमारी सोशल इन्वेस्टर्स को थोड़ा बताएंगे कि आपका जो मेन एम है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप कैसे कर रहे हो, ये अगर थोड़ा सा बिल्कुल। जानकारी हमें देंगे तो। तो पिछले 2-3 दशक में हमारे देश में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से लेकर काफी काम हुआ है, और उसके वजह से हम ना कि अपने 1.3 बिलियन लोगों को तो हम उनका पेट भर ही रहे हैं, उनको दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बदले में फार्मर्स की जेब में क्या बच रहा है, वो बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा है। हमारा जितना भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, वो एज इक्वलेंट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस इतना हुआ है। तो हर साल कितना भी हम उगा रहे हैं, अभी जो हमारे किसान आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम हमारे लेवल पे कितना परेशानी है, जी। भले ही हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव होने के बावजूद भी। जी। तो क्यों ना हम जो निग्लिजिबल इनकम हुआ है मल्टीपल फैक्टर के वजह से, उसमें से एक जो फैक्टर है वो पोस्ट हार्वेस्ट हाई एक्सपेंडिचर है। तो वो यदि हम फार्मर्स को यदि पोस्ट हार्वेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से जो इनके एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो जाए, और उनको बेटर प्राइस किस तरह से ऑफर कर सकते हैं, सो दैट उनका इनकम जो है वो बढ़ जाए, वो निग्लिजिबल इनकम वर्ड किस तरह से हम हटा सकते हैं। तो इसलिए हमने पोस्ट हार्वेस्ट सर्विसेज जो है फार्मर्स को हमारे जो विलेज ट्रेड सेंटर है गांव लेवल पे, जहाँ पे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद उस स्टोर प्रोड्यूस के अगेंस्ट में उनको क्रेडिट हम रंगदे के थ्रू फार्मर्स को देते हैं। तो खास तौर पे जो फार्मर्स जो है अपना प्रोड्यूस क्यों नहीं सेल कर पाता है, क्यों ना वो होल्ड कर पाता है, उसका बेसिक रीजन जो है वो ये है कि उनके घर पे वो व्यवस्था नहीं है अपना प्रोड्यूस रखने की। दूसरी, खास तौर पे हार्वेस्टिंग टाइम पे फार्मर्स को लिक्विडिटी का जो है पैसे की जरूरत होती है, वो मनी लेंडर को रीपे करने की हो, या नए क्रॉप के लिए कुछ पैसे की जरूरत हो, या फिर इनपुट सेलर को रीपे करने की बात हो। तो इस केस में क्या होता है कि फार्मर्स को जो भी दाम हो उस टाइम पे मार्केट में उनको सेल करना पड़ता है, वो होल्ड नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि हम यदि ये बंडल ऑफ सर्विसेज जिसमें स्टोरेज भी हो किसानों के लिए, और स्टोरेज के आधार पर उनको क्रेडिट भी मिले, और वहां से ही अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली उनको सेल करने की व्यवस्था हो। तो उस तरह से हमने छोटे छोटे कंपोनेंट को यहाँ पे बिल्ड किया, और उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के ये किया। एक मोबाइल ऐप है जिसमें फार्मर अपना प्रोड्यूस रखते ही उनको अपनी रिसिप्ट जो है अपने मोबाइल ऐप पे दिख जाती है, और उसकी उस अपने मोबाइल ऐप से ही वो क्रेडिट रिक्वेस्ट भी करता है, और अपने मोबाइल ऐप से या फोन करके वो अपना प्रोड्यूस भी घर बैठे बैठे जो स्टोर किया हुआ प्रोड्यूस वो डायरेक्टली प्रोसेसर को सेल कर सकता है। तो इसमें केवल ट्रांसपेरेंसी नहीं बल्कि कन्वीनियंट एस्पेक्ट भी यहाँ पे बिल्ड हुआ है, और उसके बाद सीजनल प्राइस जो है बिकॉज ऑफ द होल्ड करने की वजह से 4-5 महीने तक, उसकी वजह से फार्मर्स को अपना बेटर प्राइस भी ऑफर हो रहा है। दूसरा, ये गांव लेवल पे ये सेंटर विलेज ट्रेड सेंटर होने की वजह से फार्मर्स को जो है उनके जो एक्सपेंसेस है ट्रांसपोर्ट से लेकर जो मिडल मैन को जो पे करने पड़ते थे, वो भी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ऐसे डायरेक्ट भी यदि फार्मर सेल करता है तो उनसे 200 से 300 रुपए तक पर क्विंटल उनका वो एक्सपेंसेस रिड्यूस होता है। सेकंड, सीजनल प्राइस जो गेन है वो 10% से 15% तक उनको उसका फायदा होता है। तो इस तरह से गांव लेवल पे ही हम स्टोरेज, क्रेडिट और डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया पंकज, थैंक यू। हम अभी जानना चाहेंगे रूपेश जी से थोड़ा लास्ट ईयर के बारे में कि क्या दिक्कतें आई थी और उनको ये लोन की जरूरत कैसे क्यों पड़ी, और ग्राम हित के साथ इन्होंने कैसे काम किया। रूपेश जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर थोड़ा हमें आप बताएंगे लास्ट ईयर के बारे में, पैंडेमिक में क्या दिक्कतें आई थी और लोन की आपने कैसे यूटिलाइज किया था, लोन को यूज कैसे किया था। अच्छा मैम, जो ग्रामीण थे
वो ग्रामीण जैसे कुछ किसानों को मैसेज इस पर से आते थे, तो जैसे पहले मुझे मालूम नहीं था। तो जैसे फिर हमारे गांव में जैसे बातचीत हो गई कि वो ग्रामीण में वहाँ पे ऐसा ऐसी सुविधाएं है, तो फिर उन्होंने और पहले कैसे होता था, हम जैसे एपीएमसी में जैसे माल बेचते थे मैम, तो एपीएमसी में बेचने के बाद हमको आड़त दलाली हमाली ये सब बातें लगती थी। और कैसा है, एक तो घर पे जगह नहीं रहती थी रखने के लिए, तो हमको जैसे भाव नहीं भी मिले तो भी हमको माल जैसे बेचना पड़ता था। और तो और उसमें जैसे कुछ पैसे का अगर काम गिरा तो उसमें हमको पूरा माल बेचना पड़ता था, जो कि इच्छा नहीं रहती थी बेचने की, क्योंकि भाव नहीं रहते थे। तो फिर ऐसे किसानों ने बताया कि वो ग्रामीण में ऐसा ऐसा है, सुनाई नहीं दे रहा तो है। फिर हम ग्रामीण में गए, तो वहाँ पे जैसे उन्होंने जैसे जैसे हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब सुनाई दे रही है। अच्छा अच्छा। तो फिर ग्रामीण में गए तो वहाँ पे हमने हमारा माल जैसे स्टोरेज के लिए रखा। अब वो स्टोरेज के ऊपर हमको जैसे कुछ क्रेडिट मिला, तो वो क्रेडिट के ऊपर जैसे हमारा खेती का कुछ काम रहता है, पेस्टिसाइड जैसे फार्मर जैसे दूसरी जो बुगाई वगैरह जो करना पड़ता है, उसके लिए फिर वो जो क्रेडिट में से हमारा पूरा काम हो गया खेती का, जो औजारे लेना और जो भी कुछ काम रहता है उसमें वो काम हो गया। और जब हमको जैसे बेचना है माल, तो वहाँ पे स्टोरेज की सुविधा रहने से रुपेश जी, हम आपका जब आवाज जो है ना, आप वहाँ पे वीडियो ऑफ जैसे भी कर माल सकते हैं। बेच आपका सके। आवाज जो है, नेटवर्क शायद कम पड़ रहा है आपके तरफ से। जी, अच्छा जी। अच्छा। तुमच्याकडनं आहे ना, हो व्हिडिओ हो ऑफ केला तरी चालेल 2 चल। मिनिटासाठी. हा. आणि मागच्या वर्षी जे तुम्ही पैसे घेतले त्याचा कशासाठी वापर केला? हो तुम्ही काय हो. केलं त्याचा त्या पैशाचं? आवाज येत आहे का माझा? हो, हो. येते, येते. येत आहे का? हो, हो. अच्छा अच्छा। नहीं, पिछले साल जो हमने क्रेडिट लिए थे मैम, तो उसमें हमारी जो खेती की जो बुआई रहती है, जिससे जो रबी का पीक बोलते हैं हम, तो वो हो गया। और जो हम माल जब बेच सकते हैं, यानी 6-7 महीने हमने जैसे स्टोर रख के हम माल भी बेच सके, यानी अच्छे भाव भी मिले हमको। आवाज आ रही मैम? जी, हेलो। आ रही है रुपेश। हाँ हाँ हाँ। तो यानी जैसे हमने माल रखा तो उसके ऊपर हमको बहुत सारा फायदा भी होगा मैम। जब हमको माल जैसे घर पे सुविधा नहीं थी रखने की, तो वहाँ पे जैसे स्टोरेज की सुविधा थी, तो स्टोरेज रख के हमको क्रेडिट मिला, क्रेडिट के ऊपर हमारे जैसे खेती का काम हो गया। और जब भाव अच्छे थे तब हमने माल भी हम बेच सके वहाँ पे। ये सारे बहुत फायदे हो गए मैम ग्रामीण में हमको माल रख के। जी, थैंक यू रुपेश जी, हमें बताने के लिए। हम फिर से वापस आएंगे आपके पास। पंकज, अच्छा अगर हम दुर्गा जी से जान सकते हैं कि उन्होंने कैसे लोन का प्रयोग कैसे किया, और लोन की जरूरत क्यों पड़ी उनको, और थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में कि क्या उगाते हैं। बिल्कुल. थोडासा मैं ही बोलतो, आप हे कर हाँ लीजिए. जी, हाँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल। हां. तर तुमच्या घरी कोण-कोण लोक आहेत? आणि सगळेजण शेती करता का? काय-काय तुमचं काम असतं? हिंदीमध्ये पण सांगू शकता. आपके घर में कोण-कोण लोग मराठी हैं? भी चालेल, मराठी भी चालेल, मराठी में चालेल? आम्ही दोघं जण आहो. आम्ही 3 लेकरं आहो. 2 मुली 1 मुलगा. शेती 2 एकर आहे. गेल्या वर्षी 7 क्विंटल सोयाबीन झालं. तर आम्ही ऑक्टोबर मध्ये ठेवलं सोयाबीन ग्रामीण मध्ये. तर घरी काही ठेवायला जागा नव्हती. उंदरं खाते, पैसा नाही राहत, मग चना घ्या लागते, पैसा नाही राहत. मग इथं कमी याच्यात म्हणजे पैसे 15,000 काढले होते आम्ही. तर ते सोयाबीनचा भाव मोबाईलवर भाव येत जाय, तर मग आम्ही नाही का ते भाव येत जाय तर सोडलं नाही. तर जून महिन्यापर्यंत ठेवलं आम्ही सोयाबीन. तर आधी 15,000 उचलले होते मग कामाले हरभरा पेरासाठी. तर मग
जून महिन्यापर्यंत ठेवून दिला आम्ही सोयाबीन. तर मग ते पहिले ऑक्टोबरमध्ये 43 किंवा 42 भाव होता. तर जून महिन्यातनी मग 7,000 भाव झाला. मग जून महिन्यातनी सोडला आम्ही सोयाबीन. तर असं क्विंटलवर आम्हाला आहे ना तर 2700 रुपये हे आला भाव क्विंटलवर. तर एकूण 7 क्विंटलवर आम्हाला 20,000 उरले. तर ग्राम इथं झालं तर आम्हाला खूप मस्त झालं. म्हणजे इथून नाही का माल तिकडे पार्सल करा नाही लागत, इथंच ठेवता येते. वावरातून आणलं की इथं ठेवता येते माल. नाही तर आम्हाला खूप असं अडचण होती ठेवायचं, कुठं ठेवा कुठं नाही म्हणून असं खूप अडचण होती. पण आता इथं ग्रामहित झालं तर खूप व्यवस्था झाली आमची वाली. म्हणजे पैसे कधी बी मागितले तर देते, माल आणून ठेवता येते इथं. खूप छान झालं आम्हाला. जी इनका 2-3 ऐसे शब्द है जो टिपिकल विदर्भियन शब्द है। हरभरा शायद आप नहीं तो, हरभरा मतलब चना होता है और वावर मतलब खेत होता है। तो इसलिए ये था इन्होंने वे बोल रहे थे कि जो 15,000 इन्होंने पिछले साल लिया था रंग देश के प्लेटफॉर्म से, तो उसमें उस 15,000 से उन्होंने सोयाबीन का क्रॉप के स्टोर किया था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने लिया था। तो हरभरा मतलब चना का जो सीड है वो खरीदने के लिए और उसके लिए और थोड़ा सा फर्टिलाइजर खरीदने के लिए वो 15,000 का इन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसे बोल रहे हैं। तो जब इन्होंने अपना प्रोड्यूस रखा था अक्टूबर में उन्होंने रखा बोलते हैं, तो उस वक्त जो दाम थे वो 4,000 से 4300 रुपए तक थे। और जब इन्होंने जून में वही प्रोड्यूस बेचा तो उस वक्त उसका 7,000 रुपए तक का रेट हो गया था। तो उनको करीबन जो है 2,700 से 3,000 रुपए तक का सीजनल प्राइस गेन हुआ है। जी जी तो उसके वजह से उनके पूरे जो 7.5 क्विंटल माल प्रोड्यूस जो रखा था उन्होंने वेयर हाउस पे, उसके ऊपर अराउंड 20,000 रुपए तक का उनको फायदा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम जो भी उनके एक्सपेंसेस तो रिड्यूस हुए हैं, लेकिन उनको वहां पे रखने की व्यवस्था और इमीडिएट हम 15,000 रुपए मिलने की वजह से, यदि वो नहीं मिलते 15,000 उस समय पे, तो उनको फिर अपना उसी दाम पे 4,000 रुपए ही अपना बेचना प्रोड्यूस बेचना पड़ता। जी जी बिल्कुल। पंकज, एक और बात पूछनी थी आपसे। इस साल कैसा रहा है इन लोगों के लिए, क्योंकि इस साल जो सेकेंड वेव मतलब बहुत ही हेल्थ पे असर पड़ा है लोगों का। पैंडेमिक लास्ट ईयर लॉकडाउन था, इसके वजह से बहुत तकलीफ हुई है, पर इस बार तो घर घर में लोग बीमार पड़ गए थे। तो इस साल कैसा रहा इन लोगों के लिए? जी, आता कोरोना आला तर त्याच्यामुळे घरी काही परेशानी झाली काही याच्याबद्दल तंगी त्याच्यामुळे काही नहीं, इन जनरल इनके आप मुझे पूछ रहे हैं, मुझे लगा कि इनके लिए ही है। तो सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इनका कोविड के वजह से, जैसे अभी गांव स्तर पे उतने हेल्थ की सुविधाएं नहीं थी, बोल सकते हैं। और पूरे गांव का गांव, मैं भी इस गांव से हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा जानकारी होता रहता था कि किस तरह से। तो गांव के लोग एक तो फोबिया की वजह से कि वहां पे जाएंगे एडमिट करेंगे पता नहीं या तो टेस्ट भी नहीं करते थे और पूरा गांव का गांव बीमार रहता था। वो एक सिचुएशन तो बहुत जबरदस्त थी जिसकी वजह से 3-4 कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है। 650 पॉपुलेशन का ये गांव है जहाँ से हम बात कर रहे हैं। लेकिन उनका खेती पे डायरेक्ट जो असर होने की जो बात है वो सेकंड वेव की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा क्योंकि उस टाइम पे प्रोड्यूस जो है स्टोर किया हुआ था और उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कॉन्टेक्ट लिस्ट था घर पे, एक फोन पे या मोबाइल ऐप से वो अपना प्रोड्यूस सेल करने की डायरेक्ट सुविधा थी। तो उसकी वजह से वो वहां पे उनको वो चैलेंज नहीं आया अपना प्रोड्यूस सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इन जनरल उनके हेल्थ एक्सपेंसेस जो है वो जबरदस्त बढ़े, जिसका डायरेक्टली उनका फैमिली के ऊपर जबरदस्त असर हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इस एरिया की कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो हेल्थ है। जैसे हमारे जो कंजम्पशन है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का वो बहुत जैसे बढ़ गया पिछले 2-3 डिकेड में, उसके वजह से नए नए बीमारियां गांव में आई है। तो खेती का खर्चा और प्लस हेल्थ का खर्चा मैनेज करते करते और मुसीबतें बढ़ गई और वल्नरेबल सिचुएशन हुई है। जी जी
शुक्रिया ये हमसे शेयर करने के लिए। हम श्वेता के पास जाना चाहेंगे, श्वेता के पास जो हमारी दीदी है, किसान दीदी, उनसे बात करना चाहेंगे थोड़ा। श्वेता, आप वीडियो। हाँ, हमारे साथ सुरेखा जी जुड़े हैं यहाँ से। नमस्ते सुरेखा जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। श्वेता, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप वहां तक जाके उनके साथ हमारा। सुरेखा जी, आप हमें बताइएगा कि लास्ट ईयर जब ये कोविड हुआ और पैंडेमिक के वजह से पूरा लॉकडाउन हुआ, तो आपके खेती पे क्या असर हुआ और आपके परिवार मतलब कैसे हालत थे, और आपको ये लोन की जरूरत कैसे पड़ी और वो लोन आप कैसे यूज किए? मराठी में बोल सकते हो आप अगर चाहो तो, जो भी कंफर्टेबल हो। मराठीतच बोला। तर गेल्या वर्षी आम्ही 1 लाख रुपये याच्याकडून लोन घेतला होता. बरोबर, सांगा. ते म्हणतात मराठीच्या ते बोला, हिंदी. हा, मराठीतच बोला तुम्ही. चालेल, मराठीमध्ये बोला. हा, पैशाचा कसा उपयोग केला आणि त्याचा तुम्हाला कसा फायदा? माझ्याकडे कमी 7 एकर शेती आहे. मी तूर आणि सोयाबीन लावले होते. मी 43 क्विंटल मला सोयाबीन झालं. 1 लाख रुपये मी ग्रामहित कडून कर्ज घेतले होते. मला दुसऱ्या सावकाराचं द्यायचं होतं. मग याच्याकडून पंकजने आणि श्वेताने मी गेलते त्याच्याकडे, त्यांनी मला दिले. आमच्याकडे पहिल्यांदा म्हणजे आता सोयाबीन निघालं, तुरी निघाले की आम्हाला आर्णी जवळपास आमच्या गावून 30 किलोमीटर मार्केट आहे. तिथं आम्हाला प्रति क्विंटल प्रमाणे 50 रुपये क्विंटल आम्हाला भाडे करून तिकडे न्यायला लागेल. जेव्हापासून आमच्या इथे ग्रामहित मंडी झाली तेव्हापासून आम्ही मग गेल्या वर्षी इथंच ठेवलं ग्रामहित मध्ये. यावर बोला. नंतर मी नोव्हेंबर महिन्यात सोयाबीन 43 क्विंटल याच्याकडे ठेवले. तेव्हा मी 1 लाख रुपये त्यांच्याकडून घेतले होते. त्याचा काय वापर करून घेतलाय? मग मी सावकाराकडून काढले होते, ते त्यांना सावकाराला परत दिले. नंतर मला जेव्हा विका वाटला तेव्हा मी विकले सोयाबीन. जुलै महिन्यात मी 6,800 सोयाबीन विकले पा. आणि मला ते कमी जास्त 3 लाखाचा फायदा झाला. तेवढा फायदा मी त्या मंडीमुळे एवढा फायदा झाला आम्हाला. श्वेता जी, अगर थोड़ा सा आप संक्षेप में का बिल्कुल. तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस साल जो सोयाबीन लगाया था तो वो जून में उन्होंने अक्टूबर नवंबर में उन्होंने स्टोर किया और फिर वो जून में सेल किया ग्रामहित के प्लेटफॉर्म से. और जब उन्होंने स्टोर किया तो उस पे उन्होंने नियर अबाउट 1 लाख का क्रेडिट दिया, जिसका फायदा उन्हें ये हुआ कि वो जो कर्जा उन्होंने साहूकार से लिया था, अदरवाइज क्या होता था कि जब भी इनका प्रोड्यूस घर पे आता है तो साहूकार आके वो प्रोड्यूस लेके जाता है, क्योंकि उसका पैसा उसे तुरंत ही चाहिए, वो वेट नहीं करता है. तो इन्होंने जब ये क्रेडिट लिया ग्रामीण के प्लेटफॉर्म से तो वाया रंगदेव, तो बहुत इजी इनको ये हो गया कि वो उनका लोन जो है वो रीपे कर पाए साहूकार से, और वो वेट कर पाए कि अच्छा प्राइस उनके प्रोड्यूस को मिले और वो अच्छे दाम पे उसे सेल कर सके. तो इस साल उन्होंने नियर अबाउट 3 लाख का उन्होंने उनका प्रोड्यूस सेल किया, जिसका अच्छा से उन्हें अच्छा प्राइस गेन हुआ. मतलब उनको एक तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, घर बैठे उन्होंने सेल भी किया और उनको ना वो कर्जा मुक्त भी हो पाए एक साहूकार के इससे. तो एक बहुत बड़ा एक एक्चुअली इम्पैक्ट है फॉर द स्मॉल होल्डर फार्मर्स. Otherwise they always face the debt cycle. So that is what she is speaking. That is great. ये बहुत बढ़िया, हमें बहुत खुशी हुई ये जान के. और ग्रामहित के साथ जो आप जुड़े उससे आपका फायदा क्या हुआ है. तो थैंक यू श्वेता. और आई थिंक हमारे साथ सॉरी डॉला, एक वहाँ पे एक जस्ट मैं जानना चाहता हूँ श्वेता, उन्होंने जब प्रोड्यूस रखा था तब कब रखा और कब बेचा, उसमें कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का तो उन्होंने सेल किया होगा, लेकिन उनको कितना वाढीव मिला, वाढीव त्यांना किती भेटला ते सांगा. मी जेव्हा नोव्हेंबर मध्ये ठेवले तेव्हा 4,000 भाव होता सोयाबीनला. नंतर मी जुलै मध्ये विकले तेव्हा 6,800 भाव होता.
तर कमीत जास्त मला 2800 रुपये नफा मिळाला. त्याच्यात वाढ मिळाली क्विंटल मागे. कितना बोला श्वेता इन्होंने? 2800 पर क्विंटल प्राइस गेन. 2800 per quintal. हाँ. Yes. That's great. Thank you, Pankaj. All right. धावुलकर जी से बात कर सकते हैं हम. I think. नमस्ते. हाँ जी, नमस्ते. आप थोड़ा अगर बताइएगा कि आप क्या उगाते हैं और ग्रामहित के साथ आप क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, और ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन था रंगदे का वो आपने क्यों लिया था, और इस साल आपका उगाई कैसा रहा? जब ग्रामित के बारे में ऐसा मालूम गिरा कि हमारे गांव में मीटिंग थी ग्रामित की. ग्रामित माल खरीदी करता है और उनका जो सेंटर है यहाँ से पास में ही है. तो उन्होंने बोला कि हमारे सेंटर पे आओ, वहाँ पे आप उनको पूरी माहिती देंगे. तो हम यहाँ से वहाँ गए थे. तो वहाँ पे मालूम गिरा कि वहाँ पे वो स्टोर भी करते हैं, उस पे जो तारंग कर्ज है वो भी देते हैं. तो उसकी वजह से हम हमारा माल बेच नहीं सकते थे. मेरा आवाज आ रहा है मैम? जी जी जी, आ रहा है. हमारा माल बेच नहीं सकते थे क्योंकि हमारे घर पे जगह नहीं थी. तो उसके वजह से हम वहाँ पे तारण करके माल रखने का भी हमारा वहाँ पे व्यवस्था हो गई थी, इसलिए वहाँ पे हमने माल रखा जी. और इससे पहले आप क्या करते थे जब ग्रामहित से पहले लोन की जरूरत पड़ी या कुछ स्टोरेज की जरूरत पड़ी तो कैसे मैनेज करते थे? उसके पहले कैसा स्टोरेज का कोई नहीं, मतलब इधर कोई देते नहीं थे. तो हमको एपीएमसी में जाके माल बेचना ही पड़ता था. नहीं तो यहाँ के जो शाहूकार लोग थे उनके पास से पैसे लेने के बाद उनके पास से पैसे लेते थे. तो उनका इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ, उनका बहुत ज्यादा था. तो आपको इस साल कैसे कितना % का मुनाफा हुआ है ग्रामहित से जुड़ने के बाद? इस साल कैसा जो माल हमने रखा था उस पे कोई व्याज लगा नहीं. उसके वजह से जो हमको जब पैसे का काम था, हमारे जो दूसरा वाला पिक लेना था उसके लिए, और जो खेत में जो इरिगेशन करना था, फिर कुएं को थोड़ा अच्छा करने का था, वाटर पंप लेना था, उसके लिए हमने पैसे उठाए और बाद में उससे वो किया. बाद में चना लगाया. जी, शुक्रिया हमसे शेयर करने के लिए. अभी हम हमारे सोशल इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे और उनको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछनी है आप सबसे तो फील फ्री टू प्लीज गो अहेड एंड अनम्यूट योरसेल्फ एंड एनी क्वेश्चंस फॉर पंकज या हमारे किसान भाइयों के लिए, दुर्गा दीदी के लिए. सीता, चैट बॉक्स में एक सवाल जो आया है कि जी. हाँ, तो या बिल्कुल. तो कोई भी प्रॉफिट अभी तक हम जो भी सीजनल प्राइस गेन हुआ है फार्मर्स का या एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए हमारे वजह से, तो हम उनका कुछ भी अभी फिलहाल अपने पास डिपॉजिट नहीं रखते हैं. फार्मर्स को उनके अपने इस्तेमाल के लिए ही वो रखते हैं नेक्स्ट क्रॉप के हिसाब से, बट अपने पास हमारे पास नहीं रखते हैं. सेकंड जो कंपोनेंट है कि कोऑपरेटिव कलेक्टिव के तौर पे जो हमारा मॉडल ये है कि हम जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ ही कोलैबोरेशन करते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टवर्थी चैनल है विलेज लेवल पे. वो डायरेक्ट यदि ग्रामीण के वेयर हाउस में स्टोर करना ऐसा तो शायद ना रखते, क्योंकि इतना मेहनत से 6-7 महीने उन्होंने प्रोड्यूस ये किया और किसी के हवाले करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. तो इसलिए हमारा मॉडल ये है कि हम कोई भी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको एज ए फ्रेंचाइजी के तौर पे पार्टनरशिप करते हैं और वहां पे फिर उनके ट्रस्ट के तौर पे वो प्रोड्यूस वहां पे रखते हैं. तो उनका मोस्टली जो है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का काम एग्रीगेशन का और क्वालिटी एनालिसिस का होता है. तो जो भी हमारे यहाँ पे फार्मर्स को हम जो प्राइस ऑफर करते हैं विद एडिशन टू अनदर, इसलिए ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एपीएमसी, क्योंकि हम डायरेक्टली जो प्रोसेसर होते हैं बड़े, जैसे सुगना, स्नेहा, ये बड़े प्रोसेसर है सोयाबीन के हमारे देश में, तो उनको हम डायरेक्टली सप्लाई करते हैं. तो जितने भी इंटरमीडिएटरी है उनको हम बाईपास करके ये प्राइस ऑफर करते हैं.
सेकंड, जो प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस है वो बहुत ही यूनिक है और इनोवेटिव है। ये इसलिए है कि अभी तक हमारे देश में फार्मर्स को जो प्राइस तय करने का जो सिस्टम्स है वो बहुत ही इनफॉर्मल है, और इनफॉर्मल सिस्टम में जो डोमिनेंट प्लेयर होता है वो हमेशा एक्सप्लॉइटेटिव होता है, हमें देखा गया है। तो हमारे यहाँ पे जो विलेज ट्रेड सेंटर है वहाँ पे ही एक छोटी सी लैब है क्वालिटी टेस्टिंग की, जिसमें हर एक बैग का सैंपल निकाला जाता है और उस सैंपल को टेस्ट करके ही फार्मर्स को प्राइस ऑफर किया जाता है। तो जो स्टोरेज रिसिप्ट है वो स्टोरेज रिसिप्ट के साथ क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट भी हम फार्मर्स को देते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट फार्मर्स एक बार अपना प्रोड्यूस रखने के बाद 3-4 महीने बाद भी बेचना हो तो आराम से बेच सकता है। दैट्स द मोस्ट कन्वीनियंट पार्ट। जी, थैंक यू। अमित जी, आप कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे? आई थिंक इन्होंने आंसर किया है। ऐकू येते का? आवाज ऐकू येत आहे? नमस्ते. नमस्ते नमस्ते। पहिले तर मला हे विचारायचं आहे की तुम्ही आता जे हे त्यांच्यासाठी ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतायत, जागेचा प्रॉब्लेम किंवा प्राइस डिस्कव्हरीचा प्रॉब्लेम, राईट? पण पहिले तुम्ही हे कसं ठरवता की सोयाबीनच करायचंय रबी मध्ये आणि खरीफ मध्ये से दुसरं काय करायचंय? ते तुम्ही कसं त्यांना पहिले कशात गुंतवायचे पैसे? म्हणजे थोडक्यात कसं आहे, हे खरीफ आणि रबीचं सायकल आहे, बरोबर? 2 पीक येतात यवतमाळमध्ये, 3 पीक नाही अजून, 2च आहेत. हा, म्हणजे कॉटन आहे, पण आम्ही आता सध्या कॉटनवर काम नाही करत. त्याची व्हॅल्यू चेन डिफरंट आहे आणि स्टोर त्याला करणं कठीण असतं अंटिल अँड अनलेस जिनिंग प्रेसिंग जेव्हापर्यंत होत नाही त्याचं. करेक्ट करेक्ट. तर माझा प्रश्न पहिला आहे की तुम्ही त्यांना सगळ्यात मोस्ट प्रोडक्टिव्ह काय उगवायचंय आणि लँड प्रोडक्टिव्हिटी वरती तुमचं काय काम आहे का? कारण जर आपण जे उगवतोय तेच त्यालाच भाव मिळणारच नाहीये, तर त्याच्यावरती एवढं मेहनत करून आणि हे करून, तर ते इन्स्टेड ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऍट द लेट स्टेज, डू यू गेट इन टू अ व्हॅल्यू क्रॉप डिस्कवरी ऍट द सोईंग स्टेज इज माय क्वेश्चन. या बिलकुल. तर ह्यामध्ये आम्ही जाणीवपूर्वक पोस्ट हार्वेस्ट वर यासाठी काम केलं की तो पासपेक्ट जो आहे तो तिथे आम्हाला एक्सप्लॉइटेटिव्ह त्या लेवलवर खूप जास्त होते असं आम्हाला लक्षात आलं. आता ह्या दुर्गाताई ज्या आहेत त्यांनी जवळपास 43 क्विंटल, म्हणजे त्यांना 7चा ऍव्हरेज आला, 7 क्विंटल पर एकर प्रोडक्शन आणि प्रोडक्टिव्हिटी संदर्भात आमच्या भागामध्ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से लेकर जो है दिक्कत नहीं है, ऐसा हमें एक कंपोनेंट है। लेकिन उसके रिलेटेड जो हमारा जो एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से लेकर के वो इतने इंक्रीज हुए हैं कि उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान देने की शायद जरूरत है प्री हार्वेस्ट के केस में। सेकंड जो है, आप जैसे आप बोल रहे थे कि आप क्या हम ऐसे क्रॉप लगा सकते हैं क्या कि जो क्रॉप का थोड़ा सा और ज्यादा वैल्यू मिले, तो इन दैट केस अभी यहाँ पे इरिगेशन नहीं है, बहुत ही कम, मतलब इरिगेशन है 10 से 15% के अराउंड है, जिसमें वेजिटेबल और कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा सकते हैं। लेकिन उस केस में भी क्या है कि फिर देन हमें उस तरह के कोल्ड स्टोरेज और मार्केट जो है उनको अवेलेबल कराने के लिए, तो अभी फार्मर्स जो है मोस्टली ये 3 ही क्रॉप, कॉटन, सोयाबीन और रेड ग्राम, ये करते हैं। और रबी सीजन में अभी जो है चना और तिल का उत्पादन यहाँ पे लेते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे ट्राईपोर्ट बनने जा रहा है वर्धा के पास, तो वहां से एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी जब हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो दैट टाइम वी कैन एक्सप्लोर द कुछ नए क्रॉप। तो लेकिन हमने सोचा कि अभी पिछले साल ही हमने हमारा काम शुरू किया है, तो धीरे धीरे हम मिलेट्स के तौर पे हम बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्वारी जो है, ज्वार, सॉर्गम, वो बड़े पैमाने पे होता था, हमारा सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप था, सोयाबीन ने उसको रिप्लेस किया। तो हमारे खेती से ज्वार निकल गई, उसके वजह से हमारे जानवरों के ऊपर उसका असर हुआ, क्योंकि वो फोडर भी देती थी, अपार्ट फ्रॉम हमें, हमारा तो खाना होता था लेकिन उसके अलावा जानवरों का भी खाना मिलता था। हमारे जानवर कम हुए, जानवर कम होने की वजह से जो मैन्योर है वो कम हो गया, मैन्योर कम होने की वजह से हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो ज्यादा खरीदना पड़ा, इसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़े। मिलेट्स जो था वो उसके वजह से वो कम बारिश हुई या ज्यादा बारिश हुई, उसका वो उसको झेलता है, उसमें कैपेसिटी थी कि उसको ये करे, डील करे। लेकिन ये जो सेंसिटिव क्रॉप है, कॉटन हो, बीटी कॉटन हो या सोयाबीन हो, उसमें हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी फार्मर्स के ऊपर मंडराती ही रहती है। तो धीरे धीरे हम
वो एक बार जैसे ही हमारे पास अच्छे बायर मिलते हैं इस मिलेट्स के तौर पे, तो हम धीरे धीरे इस कलेक्टिव मॉडल एफपीओ को हम पुश कर सकते हैं कि आप अपने फार्मर्स को मिलेट्स भी उगाने के लिए बोलिए, हम आपको मार्केट प्लेस अवेलेबल करा देते हैं। क्योंकि एक 2002 के अराउंड सोयाबीन का और sorghum का प्राइस इतना डिफर कर रहा था, मतलब 600 रुपए से 800 रुपए क्विंटल सोयाबीन था और 200 रुपए क्विंटल ज्वार थी। तो इसलिए फार्मर शिफ्ट हुए सोयाबीन की तरफ। तो वो फिर से लाने के लिए डेफिनेटली प्राइस अच्छा मिलना उनके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, और मार्केट अभी के टाइम पे डेफिनेटली हम उस पे ऊपर काम करेंगे इन फ्यूचर। या शुक्रिया। Any questions from any of our social investor, our team members? Anyone has a question for Pankaj or for Shweta or for any of the farmers who've joined us? या रवि जी का एक सवाल है कि खेती के अलावा और क्या-क्या चीजें होती है या कर सकते हैं क्या, उस आधार पर है। हाँ, अभी जैसे दुर्गा जी के केस में बताता हूँ, एक्चुअली उनके हस्बैंड आने वाले थे इस कॉल पे, बट वो नहीं आए क्योंकि वो फिशिंग का काम करते हैं। उनका मच्छी यहाँ से नदी है, पैनगंगा नदी, वहां से वो फिश पकड़ते हैं और मार्केट में लेके बेचते हैं। तो वो उस तरह का उनका है, लेकिन पॉन्ड बेस्ड फिशरी यहाँ पे नहीं होता है। दूसरा, उसके अलावा पोल्ट्री या अदर दूसरे लाइवलीहुड एक्टिविटीज जो है वो उतना उस लेवल पे नहीं होता है, जो कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो थोड़ा सा हेल्प करता है। मेरे जैसे फैमिली के केस में मेरे पिताजी दूध का बिजनेस करते थे। हमारे यहाँ पे 4 भैंसें थी, उसके वजह से वो मुझे पढ़ा पाए। मैं जानता हूँ इसका महत्व कि खेती के अलावा और दूसरा कोई जोड़ व्यवसाय होने से कितना बैकअप मिलता है। खेती में मान लीजिए कुछ भी हमें बचा नहीं, एटलीस्ट सरवाइव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ मंथली इनकम आने के लिए ये अदर एक्टिविटी, लाइवलीहुड एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you, Pankaj. Ravi, I hope that answered your question. Anyone else has a question for any of our? Yeah, thanks, Pankaj. Pankaj, additionally, I just want to ask, are you planning any, आपके कोई efforts in this direction to also enable the secondary source of income? Yes, उसके लिए हम कलेक्टिव मॉडल जैसे एफपीओ के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं फॉर अभी उनको प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज का लिए हमने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड किया। इन अ सिमिलर वे अभी हम जो अदर एक्टिविटीज के तौर पे, जैसे अभी मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल फार्मर्स पोल्ट्री का करना चाहता है, तो उसके लिए चैलेंजिंग है इंटीरियर एरिया में, तो उस केस में कलेक्टिव किस तरह से कर सकते हैं सो दैट सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी उसके लिए लगने वाले इनपुट्स है वो बल्क में खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली जो हमारा कलेक्टिव मॉडल है जो विलेज ट्रेड सेंटर है उसके अटैच अदर एक्टिविटीज के तौर पे, जिसमें हम प्राइमरी प्रोसेसिंग ये कंपोनेंट्स इमीडिएट इस साल शुरू करने जा रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि गांव लेवल पे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको गांव लेवल पे ही उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग एटलीस्ट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो लोग माइग्रेंट होते हैं शहरों में, तो उसमें खास तौर पे मेल मेंबर होते हैं, फीमेल मेंबर गांव में ही रहते हैं, तो उनको वो क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग का काम मिलता है, तो उनको रोजगार भी मिलेगा और उनके प्रोड्यूस को दाम भी अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए हमने अभी इस साल 4th कंपोनेंट ऐड किया है जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है, जिसके थ्रू हम फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं व्हाइट लेबल में ये प्रोड्यूस, और प्राइस भी उसमें अच्छा मिलने की संभावना ज्यादा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू पंकज, थैंक यू रवि। एक और क्वेश्चन है, एनएस ये पूछना चाह रहे हैं कि ग्राम हित is it expanding to any other regions apart from Maharashtra? I think if I'm right, that's what. Yeah. लास्ट ईयर हमने हमारा काम शुरू किया था अक्टूबर 2020 में, और अराउंड अभी 1000 फार्मर्स और 3 विलेज ट्रेड सेंटर हमने शुरू किए। इस साल हम विदर्भा में ही और दूसरे 2 डिस्ट्रिक्ट में एक्सपांड कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, मतलब 1 साल के बाद हम जहाँ पे भी इस तरह से, क्योंकि रिप्लिकेबल मॉडल है जहाँ पे एक हमें कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और कुछ स्टोरेज की व्यवस्था चाहिए, डेफिनेटली वहाँ उस एरिया में भी, जिस एरिया में वहाँ लोग करना चाहते हैं वहाँ पे एक्सपांड करेंगे। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट नहीं, केवल विदर्भा में या महाराष्ट्र में ही करेंगे, बट इनिशियली हमारा फूड ग्रेन ही फोकस होगा जिसमें स्टोर कर सकते हैं आराम से। एक और क्वेश्चन है, सीता जी आप पूछ सकते हो पंकज से, यू कैन गो अहेड एंड अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा रहेगा, वीडियो भी ऑन करेंगे तो हमारे किसान को। पंकज जी बहुत अच्छा लगा आप
सीता मैम नहीं पंकज जी, कर सकते हो तो हमारे सैंडविच का प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई बात नहीं, सैंडविच का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पंकज जी बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने देखा कि फर्टिलाइजर से आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और सॉइल क्वालिटी भी लॉन्ग टर्म में थोड़ा क्वालिटी खराब हो जाता है। तो आपके प्लान्स हैं क्या कि आप ऑर्गेनिक को शिफ्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पार्शियली शिफ्ट करेंगे या फुल शिफ्ट करेंगे? और दूसरी बात यवतमाल में पानी की दिक्कत भी बहुत ज्यादा होती है, विदर्भ में भी, तो एनी प्लान्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो पहला जो आपका जो सवाल था कि ऑर्गेनिक के रिलेटेड का, उसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है और उसके बारे में हम आगे करना क्या चाहते हैं इसके रिलेटेड भी। तो जहाँ तक मेरा तजुर्बा है वो ये बोलता है कि किसी एक इंडिविजुअल फार्मर्स को या 4-5 फार्मर्स को एक गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये मैं बोलूंगा कि नामुमकिन ही है, क्योंकि एक खेत है और उसके अगल बगल वाले यदि केमिकल फार्मिंग वाले हैं, उन्होंने स्प्रेइंग भी किया या फर्टिलाइजर डाला तो वो मेरे खेत में डाउनवर्ड वो तो आएगा ही, या स्प्रे किया तो हवा से उनके यहाँ पे पेस्टिसाइड जाएगा। तो वो एक तो प्रॉब्लम है ही है। दूसरा, उन्होंने कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डाला और इन्होंने स्प्रे किया तो जो भी पेस्ट है वो डायरेक्टली उनके खेत में जा सकते हैं। तो इसीलिए वो इंडिविजुअल तौर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सक्सेस नहीं है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। इसीलिए एक कलेक्टिव मॉडल होना चाहिए कि हमारे 7-8 गांव है और 7-8 गांव मिलके हम ये करना चाहते हैं, और उसकी बाउंड्री बहुत क्लियर कट हो, तब जाके वो सक्सेस हो सकता है। तो उसके लिए शुरू में हम ऐसे कुछ क्रॉप के तौर पे हम फोकस करना चाहते हैं। उसमें से मिलेट एक कंपोनेंट है जिसमें कम फर्टिलाइजर भी लगता है और पेस्टिसाइड लगता है, और वहां से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको मार्केट अवेलेबल करवा देना, इजीली वो अपना प्रोड्यूस सेल कर पाए और अच्छे दाम उनको मिल पाए। तो उसके तौर पे हम काम करना चाहते हैं। सेकंड, जो अभी जो सवाल आया था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड जो है, कि अदर लाइवलीहुड सोर्स किस तरह से हम बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे हम अपने जानवरों की संख्या बढ़ाने लगेंगे गांव में, अभी रिलेटिव हमारा एक फेस्टिवल हुआ, पोला फेस्टिवल, जिसमें हम बैल की पूजा करते हैं, पूरे गांव वाले बैल एक साथ लाते हैं उसको सजा के। इस साल हमें ट्रैक्टर मिले वहां पे देखने के लिए, क्योंकि उनके पास बैल नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं वो कल्चर से जाने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही। तो जब तक हमें वो गोबर हमारे खेत में नहीं पड़ेगा तब तक ये सब चीजें, क्योंकि हम फिर से मार्केट से ये बायोकेमिकल खरीद के फिर से हमारा खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम ऑर्गेनिक का तौर पर प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, हमारा स्ट्रेटेजी है। क्योंकि अभी क्या हुआ था कि हम क्या उगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बेचने की प्लान कर रहे हैं। अभी हमें लगता है कि हमें क्या बेच सकते हैं, उसके हिसाब से हमें उगाने की प्लानिंग करने की जरूरत है। जी, शुक्रिया पंकज। 2023 को ईयर फॉर मिलेट्स बताया जा रहा है, डिक्लेयर किया है। तो अभी आप शुरू करेंगे मिलेट्स को, तो आप शायद बिल्ड कर सकते हैं 2023 के लिए मार्केट। तो आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीता मैम। अभी पंकज, आई थिंक वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। अगर हम रुपेश के पास वापस जा सकते हैं। रुपेश जी, हमें ये बताइए कि ग्रामहित से जुड़ने से पहले ये क्रेडिट का क्या सिचुएशन था आपके गांव में, और अभी आपको क्या लगता है कि अगर ग्रामहित नहीं होगा तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे फाइनेंस, मतलब पैसे का क्रेडिट लोन कहाँ से मिल सकती है आपको, और किस इंटरेस्ट में मिलता है? मैम, ग्रामहित के पहले तो हम जैसे साहूकारों से कर्जा लेते थे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो जैसे ग्रामहित आ गई तो ग्रामहित में कैसा हम स्टोरेज रख के उसके ऊपर जो हमको क्रेडिट मिल रहा, और उसके लिए थोड़ी वक्त मिल रहा हमको माल हमारा बेचने को। अगर समझो ग्रामहित अगर चलेगी तो वापस हम साहूकार के पास जाएंगे।
यानी हमारा माल जैसे क्रेडिट तो देंगे वो, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देंगे, और हमारा माल भी जैसे हमको तुरंत उनको बेचना पड़ेगा। जी। और इस साल आपका क्या सिचुएशन है? इस साल आपको लोन की जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, लोन की जरूरत तो पड़ेगी। कैसा है, एक तो अभी जो जैसे माल को भाव नहीं रहती, अगर समझो हमने लोन नहीं लिया तो हमको माल बेचना पड़ेगा मैम। जी जी जी। हाँ, जैसे हम वहाँ पे स्टोर रख के जैसे हम क्रेडिट लेंगे, तो जैसे आगे जाके भाव अगर अच्छे मिले तो उतना यानी उसमें फर्क आ जाएगा हमको। जैसे क्विंटल के पीछे 2-2.5 हजार का तो भी बढ़ावा मिलेगा, वो एक बेनिफिट मिल जाएगा, और हमारा काम भी हो जाएगा जो भी क्रेडिट मिल रहा है हमको। जी, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ। थैंक यू। श्वेता, any last words from your side? So what? आप एक्चुअली क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा? No, do they need credit this year as well? What is her situation, Surekha ji's situation at this point? और इस साल इनका मतलब खेती का कैसा हाल है? क्या चाहते हैं ये इस साल करना? If you could just briefly tell us. बिलकुल बिलकुल. त्यांना माहिती होते की यावर्षी तुम्हाला लोन लागणार आहे का आणि ते कशासाठी लागणार? हो, यावर्षी सुद्धा आम्हाला लोन लागणारच आहे. और किस चीज के लिए आपको लोन की जरूरत पड़ेगी? स्टोरेज के लिए या किसी फर्टिलाइजर्स? व्हाट वुड बी, किस चीज के लिए आपको लोन की जरूरत पड़ेगी इस साल? पुन्हा तुम्हाला लोन लागणार, तुम्ही असं म्हणताय ना? ते कशासाठी लागेल? शेतीसाठीच लागेल ना, बी बियाण्यासाठी. जी जी. आणि एक तर आता आम्ही एवढे वर्ष म्हणजे खूप वर्ष झाले शेती करता, 20-21 वर्ष झाले. शेती म्हणजे सावकाराकडनं काढणं पैसे, पुन्हा सावकाराकडनं देणं, अजून म्हणजे डबल अजून सावकाराकडनंच काढणं, डबल सावकारालाच देणं, असं म्हणजे आमचं दरवर्षी असं चालू होती. यंदा मी म्हणजे असं लोन मंजूर पंकजनी ते आम्हाला माहिती सांगितली, मग मी 1 लाख रुपये उचलले, म्हणजे सावकाराला दिले. मग जे पैसे मला उरले होते ते पैशाने मी 2-4 बकऱ्या घेतल्या बा. बकऱ्या मिळून म्हणजे आता त्याच्यात म्हणजे थोडं असं उत्पन्न वाढेल. अजून मी पंकजकडून लोन उचलेन, अजून मी डबल काही बैलाची जोडी गिडी घेईन. तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पिछले बार जो लोन लिया था उसमें मतलब वो ये ज्यादा जो उनको इनकम हुआ था उससे उन्होंने 2 बकरियां भी ली थी, और अभी वो भी एक उनका इनकम सोर्स बन गया है। उनको अच्छा ये इनकम आ रहा है उनसे भी। तो अगले साल भी वो जो है साहूकार है उनके पास से उनको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, वो ग्रामीण के प्लेटफॉर्म थ्रू जो क्रेडिट लेंगे, क्योंकि हर साल उनको खेती का, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट खेती करने के लिए जो लगता है कॉस्ट वो इतना ज्यादा है कि वो कर्जा तो उनको लेना ही पड़ता है। तो इस साल भी वो अगर ग्रामीण के प्लेटफॉर्म से कर्जा लेते हैं, कम दाम में लेते हैं, तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, जिससे वो आगे चल के खुद और 2 बैल भी वो खुद लेना चाह रही है, जिसका फिर वो जो बाकी खर्चा है वो कम हो जाएगा और उनका इनकम बढ़ जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद दीदी. तुम्हाला बकरी दाखवतो, तुम्ही आजच आमच्याकडे 2 पिल्ले दिले बा. दिखाइए दिखाइए, बिल्कुल बिल्कुल. दाखव बकरी. दाखव ना, आनंद दाखव. काय ना काढते दाखवा लागेल. नाही 2 दाखवते, 2 दाखव ना. वा 2 पिल्ले दिले वा. 2 बच्चे. बहुत बढ़िया, थैंक यू हमसे मिलवाने के लिए इनको. हम वेट कर रहे हैं कब आपसे आके मिल सके. थोड़ा ये पैंडेमिक कोविड चला जाए, फिर हम आपके वहाँ जरूर आएंगे. हाँ, नक्की येतो आमच्या गावाले. बहुत धन्यवाद, थैंक यू. हॅलो, जर हे ताई ग्रामीण नसतं, जर आम्हाला
म्हणजे मार्केटमध्ये जायला लागायचं. मार्केटमध्ये जाऊन म्हणजे आता काही भावात ज्यानं त्यानं काय 3,000 म्हणलं असं सोयाबीन, तरी आम्हाला 3,000 बी आर्नीला जाऊन विकायला लागत होतं. पण आता इथं आमच्या गावात झालं, त्याच्यामुळे आम्हाला जेव्हा आम्हाला विका वाटलं तेव्हा आम्ही सोयाबीन विकतो बा. तेवढा आम्हाला लॉकडाऊन मध्ये एवढा फायदा झाला पाबन. बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में भी इनको बहुत अच्छा से फायदा हुआ, क्योंकि ग्रामीण का मार्केट तो खुला ही था, कहाँ कहीं पे जाने की जरूरत नहीं थी, उनको इजीली उनका माल सेल कर पाए, ये ऐसे बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, दैट्स अ राउंड ऑफ applause for Gramit. Thank you so much. We are really honored to have you as our impact partner. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, श्वेता और आपके पूरी टीम को, और हमारे सारे जो किसानों ने आज हमारे साथ जुड़े हैं। And also thank you to all our social investors for joining us. सीता जी ने एक मैसेज भेजा है कि बहुत खुश हो रही है सीता जी ये देख के आपकी खुशी। सुरेखा जी थैंक यू। तो we hope that our social investors continue to support us and the communities and our impact partners. And if there is anything anyone would like to share, any of our social investors, अगर कुछ भी शेयर करना चाहेंगे लास्ट। Oh, first of all, thank you to Rangde and Pankaj and Shweta for making us directly connect to the grassroots, right? I mean, I can see the pulse and the happiness with which you are doing. And I was just typing a comment, right? As our honorable Prime Minister Shastri ji said, Jai Jawan, Jai Kisan. आम्हाला किसानांबरोबर डायरेक्ट भेट घालून दिल्याबद्दल आभारी आहोत आम्ही। आमच्याकडनं जे काय थोडंफार मदत होऊ शकतं ते आम्ही करू, पण तुम्ही जे काम करत आहात पंकजजी आणि श्वेताजी खूपच आदरणीय आहे आणि खूपच डिफिकल्ट आहे हे जाणवतं। सो थँक यू व्हेरी मच, बट वी विल कंटिन्यू टू डू दिस. वी आर देयर. वी आर ऑल टुगेदर टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन. Thank you, and thanks to Rangde team also. Thank you Amit. Thank you for your words, kind words. Go ahead, Pankaj. सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि ये एक दो लोगों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये जो इशू है कॉम्प्लेक्स है और कितने सारे सालों से आ रहा है। तो इसको हमें सच में एड्रेस करने के तौर पे देखा जाए तो हम सबकी एक साथ आने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि रंगदे, ग्रामहित और आप सब लोग एक साथ जुड़ने के वजह से हमारी ताकत बढ़ी है, और जटिल से जटिल भी जो समस्या है उसको हम हटाने के लिए एक मूवमेंट हम ये खड़ी कर रहे हैं, हमें लगता है। तो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस एंड हमारे साथ जुड़ने के तौर पे कि और हमारी ताकत बढ़ाने के तौर पे थैंक यू। बिल्कुल पंकज, ये हमारी सबकी इकट्ठे आके ये मुहिम है जैसे आपने बताई है, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। थैंक यू सो मच टू योर टीम जिन्होंने आज फील्ड पे जाके सबको साथ लेकर आए हैं हमारे साथ। एंड पंकज, आपकी तरफ से ये लास्ट हम जानना चाहेंगे कि इस साल आपको क्या लग रहा है, सिचुएशन बेटर है? आपको क्या लग रहा है कि क्या मैसेज होगी आपको सोशल इन्वेस्टर्स को या रंगदे की टीम को, क्या चाहते हैं आप कम्युनिटीज के लिए इस साल? थोड़ा सा ये अभी जैसे हम ये अभी काम जो कर रहे हैं, पिछले साल लगभग अभी 1000 किसानों के साथ कर रहे हैं, और इस साल हमने टारगेट रखा है कि हम इस तरह का सर्विसेज जो है 5000 किसानों को हम देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि किसानों को हम रियल टाइम डिसबर्समेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने रखा तो एकदम जैसे उन्होंने भी शेयर किया है कि गिरगिट की तरह जो मिडल मैन है या मनी लेंडर है वो मंडराते हैं। जी। तो उस वक्त उनको इमीडिएट यदि मिलता है, जैसे उन्होंने स्टोर किया उनका प्रोड्यूस, तो उनको इमीडिएट उनको क्रेडिट मिलता है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो रंगदे टीम से और सोशल इन्वेस्टर को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि उस फार्मर्स को इमीडिएट क्रेडिट मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। जी शुक्रिया ये शेयर करने के लिए। हमारी तरफ से तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे,
और ऑफ कोर्स ये हमारे सारे सोशल इन्वेस्टर्स नहीं जुड़ पाए यहाँ, पर हम ये बात उन तक बहुत जल्दी पहुंचाएंगे और हमारी सपोर्ट पूरी ग्राम हित के साथ है और सारे कम्युनिटीज के साथ है। और जितना जल्दी हो सके अगर पैंडेमिक ठीक हो जाए तो हम जरूर आएंगे आप सबसे मिलने। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।